My dear students, today's topic is the learning of imperative sentence. You have to know what is an imperative sentence and what is the importance of it in colloquial language. As well as you have to know the types of imperative sentence and how to translate it into English. आज आपको इंपरेटिव सेंटेंस का पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस है क्या, इसका महत्व क्या है, इसके भेद कितने हैं और कैसे हम अंग्रेजी में इनका अनुवाद करते हैं। जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेशात्मक, सलाहात्मक, निषेधात्मक, निवेदनात्मक, सुझावात्मक और प्रस्तावात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, किसी चीज को करने से मना किया गया हो अथवा निवेदन किया गया हो किसी कार्य को करने के लिए, अथवा सुझाव दिया गया हो और प्रस्ताव किया गया, ऐसे ही वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल और फॉरवर्डिंग होता है। तो कैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करोगे और कैसे आप समझोगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको बताया जा रहा है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर एंड एडवाइस के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस, किसी को आदेश दिया गया हो अथवा सलाह दिया गया हो, इस माध्यम से इंपरेटिव सेंटेंस की जानकारी आपको दी जा रही है। जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस में सामने वाले को अर्थात सेकंड पर्सन को आदेश अथवा सलाह दिया जाता है, लेकिन वाक्य में सब्जेक्ट अर्थात वो सेकंड पर्सन हिडन होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि केवल जिस कार्य को करने का आदेश दिया जाता है अथवा सलाह दिया जाता है उसे केवल बोला जाता है। जिससे कहा जाता है अर्थात यू से कहा जाता है सेकंड पर्सन से, उसको हम नहीं बोलते हैं। जैसा कि दरवाजा खोलो, यह एक साधारण वाक्य है। दरवाजा खोलो। अब आप किसी को भी अगर दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं तो आपके सामने वो बैठा है, आपके लिए वो सेकंड पर्सन है, यू। आपने यू नहीं बोला, तुम नहीं बोला, आप नहीं बोला, और सीधे कह दिए दरवाजा खोलो अथवा दरवाजा खोल दीजिए, तो यह ऑर्डर अथवा एडवाइस हो गई, या तो सलाह दिया गया या तो आदेश दिया गया। अब ऐसे वाक्यों का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो वाक्य का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से होता है, अर्थात पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर और हो तो कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है तो क्रमशः वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन्हीं के सहायता से वाक्य का अनुवाद हो जाएगा। तो दरवाजा खोलो में सब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का नंबर आया। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और अगर वाक्य आगे होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट को भी रख दिया जाएगा। तो दरवाजा खोलो में ओपन, दरवाजा द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अगर इसमें और बड़ा वाक्य कर दिया जाए, दरवाजा अभी खोल दो, अर्थात दरवाजा अभी ही खोलो,
तो आप अभी की अंग्रेजी अर्थात अब की अंग्रेजी नाउ भी यहां लिख देंगे, ओपन द डोर नाउ अथवा नाउ ओपन द डोर। इस प्रकार बोलचाल की भाषा में ओपन द डोर नाउ अथवा नाउ ओपन द डोर बोल सकते हैं। इसी प्रकार किसी चीज की भी सलाह दी गई हो, जैसे अपनी पुस्तक पढ़ो, रीड योर बुक, अपने बड़ों का सम्मान करो, तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसमें जिसे भी आदेश अथवा सलाह दिया जाता है वह यू होता, अर्थात सेकंड पर्सन होता, इसलिए अपने शब्द की अंग्रेजी अर्थात अपना शब्द की अंग्रेजी योर ही लिखा जाएगा और बोला जाएगा। जैसे अपने माता पिता की सेवा करो, तो सर्व, पहले वर्ब सर्व हो गया, अपने माता पिता की तो योर पेरेंट्स, सर्व योर पेरेंट्स, अर्थात अपना शब्द की अंग्रेजी योर ही लिखा जाएगा हमेशा। इस प्रकार ऑर्डर अथवा एडवाइस के रूप में वाक्यों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट किया जाए तो आपको मालूम है रिक्वेस्ट करते समय कृपया शब्द बोल देते हैं, जैसे कृपया मुझे छुट्टी दीजिए, कृपया मुझे छुट्टी दीजिए। तो केवल एक कृपया शब्द एक आगे बढ़ गया, जिससे मालूम हो गया कि रिक्वेस्ट के साथ कोई कार्य करने को कहा जा रहा। अनुवाद का तरीका वैसा ही रहेगा, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कृपया शब्द जुड़ गया तो आप उसकी अंग्रेजी पहले रख सकते हैं, प्लीज। अब आप उसी तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हो तो कॉम्प्लीमेंट। तो प्लीज ग्रांट मी लीव, प्लीज का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा गया, और फिर दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लीव लिख दिया गया। चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिखें, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब इस ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा तो टू सहित जाएगा, अर्थात टू के साथ जाएगा। प्लीज ग्रांट अ लीव टू मी। अगर क्रिया के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, अर्थात सजीव, सजीव को ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो उसे अगर क्रिया के बगल लिखेंगे तो टू का कोई यहां महत्व नहीं है, अथवा टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी अन्य ऑब्जेक्ट के बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो टू निश्चित रूप से लगाया जाएगा, तो हो जाएगा प्लीज ग्रांट अ लीव टू मी। इस प्रकार किसी बहुत सम्मानित व्यक्ति से अथवा बहुत निवेदन करते हुए कोई बात कही जाए तो काइंडली का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप प्रधानाचार्य से छुट्टी मांग रहे हैं, तो वहां आप बहुत विनम्र होकर के दया की भीख की तरह मांग रहे हैं, तो वहां काइंडली का प्रयोग आप कर सकते हैं। प्लीज का प्रयोग हल्के निवेदन में, और काइंडली का प्रयोग जहां पर अति विनम्र निवेदन हो वहां पर काइंडली का प्रयोग हो सकता है। तो यहां काइंडली ग्रांट मी लीव भी हो सकता है। इसी प्रकार कृपया शब्द के लिए आप प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखते जाएंगे। फॉरबिडिंग हो, तीसरा पॉइंट है फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग का मतलब होता है निषेध, किसी कार्य को करने से मना किया गया, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें मत अथवा कभी मत अथवा ना बोला गया। जैसे यही वाक्य है दरवाजा खोलो, ऐसी वाक्य में कह दिया दरवाजा मत खोलो,
अर्थात कह दिया गया दरवाजा कभी मत खोलो, तो मत अथवा कभी मत अथवा दरवाजा ना खोलो, ना शब्द आ गया, अथवा कभी ना खोलो कभी ना आ गया, तो वहाँ फॉरबिडिंग हो गया, अर्थात निषेध कर दिया गया, मना कर दिया गया। तो ऐसे वाक्यों में आप मत के लिए डोंट अर्थात डू नॉट और कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग कर सकते। अर्थात अगर मत अथवा ना बोला गया तो डोंट अर्थात डू नॉट, और कभी ना अथवा कभी मत बोला गया तो नेवर। तुम्हारा कि यही वाक्य को दरवाजा मत खोलो अथवा दरवाजा कभी मत खोलो, तो कभी मत अथवा मत के इंग्लिश सबसे पहले बोल दिए, लिख दिए, उसके बाद वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओपन द डोर, तो हो गया डोंट अथवा नेवर, मत अथवा कभी मत के लिए। ओपन द डोर, दरवाजा कभी मत खोलो अर्थात दरवाजा मत खोलो। अगर इसी में कृपया भी जुड़ा हो, कृपया दरवाजा मत खोलो, तो आप कृपया की इंग्लिश सबसे पहले लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और लास्ट में भी आप बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, कामा का प्रयोग करते हुए आप लास्ट में भी प्लीज लिख सकते हैं। जैसे डोंट ओपन द डोर प्लीज अथवा प्लीज डोंट ओपन द डोर। तो निवेदन के साथ भी निषेधात्मक वाक्य बोला जा सकता है। तो उस निवेदन के लिए प्लीज अथवा काइंडली शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर सकते हैं आप, नहीं तो सबसे अंत में अर्ध विराम के साथ प्लीज बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसा कि आपको बता दिया गया कि प्लीज डोंट ओपन द डोर अथवा प्लीज नेवर ओपन द डोर अथवा डोंट ओपन द डोर प्लीज नेवर ओपन द डोर प्लीज, इस प्रकार से। तो इस तरह से हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और फॉरवर्डिंग से संबंधित वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं अथवा ऐसे वाक्यों को अपने कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सजेशन अथवा प्रपोजल होता है, सुझाव अथवा प्रस्ताव होते हैं, सजेशन अथवा प्रपोजल। सजेशन अथवा प्रपोजल वाले वाक्य कैसे आप समझेंगे कि वो सजेशन है कि प्रपोजल है? तो उससे आपको कैसे पता चले कि वह सजेशन वाला वाक्य है, प्रपोजल वाला वाक्य है? तो इसको समझने के लिए आप ध्यान देंगे, जब किसी भी वाक्य में क्रिया शब्द, कोई भी क्रिया शब्द हो, उसके साथ साथ यहां पर क्रिया शब्द के साथ साथ एक सहायक क्रिया के रूप में दें, दो अथवा दीजिए शब्द भी बोल दिया जाए। दे दो दीजिए, क्रिया शब्द बोला जाए और उसके साथ दे दो दीजिए, अर्थात मुख्य क्रिया भी रहे और साथ साथ में सहायक क्रिया के रूप में दे दो दीजिए भी रहे, तो आप समझिए वो सजेशन अथवा प्रपोजल वाला वाक्य। जैसे उसे यहां बैठने दो अथवा बैठने दीजिए। अब देखें आप, यहां बैठना शब्द मुख्य क्रिया है और उसी के साथ साथ दो शब्द अथवा दीजिए शब्द बोला गया, लिखा गया, उसे यहां बैठने दो। यानी किसी को सुझाव दिया गया, अर्थात ऐसे वाक्यों में बोल कोई रहा है और सुन कोई रहा और कार्य कोई दूसरा कर रहा है, अथवा बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है और कार्य करने वाला भी, अर्थात तीन लोग संबंधित। जैसे कि मैं बोला
और आप सुने और बैठेगा वह। तो 3 लोग सम्मिलित हैं। और इसका विशेष पहचान यही है कि क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ दे दो दीजिए भी रहेगा। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय अर्थात ऐसे वाक्यों को बोलते समय हम कैसे बोलेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे, इसको आप देखें। इसका फार्मूला है लेट का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इस फार्मूला के माध्यम से वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं अथवा ऐसे वाक्यों को बोल सकते हैं। लेट का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रहे कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही, अगर कोई प्रोनाउन हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा, नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव केस में नहीं। जैसे उसे है तो ही नहीं हिम, मुझे है तो आई नहीं मी, इस प्रकार उन्हें है तो दे नहीं बल्कि देम। अर्थात लेट के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रखा जाएगा, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद वर्ब फर्स्ट रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य भी हो तो कॉम्प्लीमेंट आगे रख देंगे। तो जैसे कि ये वाक्य है उसे यहां बैठने दो, तो आप पहले लेट का प्रयोग किए, लेट, उसका सब्जेक्ट का नंबर आया तो यहां पर सब्जेक्ट बैठेगा वह अर्थात उसे जिसे आप कह रहे हो, तो उसे का ऑब्जेक्टिव केस अर्थात हिम ही रखा जाएगा, लेट हिम। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट सिट, लेट हिम सिट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा हियर, यहां तो हो गया लेट हिम सिट हियर, उसे यहां बैठने दो अथवा उसे यहां बैठने दीजिए। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं अथवा ऐसे वाक्यों को आप बोलचाल की भाषा में, कॉलोक्वियल लैंग्वेज में बोल भी सकते हैं। ध्यान रहे अगर ऐसे वाक्यों में फॉरवर्डिंग हो गया अथवा निषेधात्मक वाक्य हो जाए, जैसे उसे यहां मत बैठने दो, तो डोंट आगे लिख देंगे, अथवा कभी मत हो तो नेवर लिख देंगे। अर्थात इस पूरे वाक्य का अनुवाद जैसे बताया गया उसी तरीके से किया जाएगा, केवल मत अथवा कभी मत की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, बोल देंगे डोंट अथवा नेवर। रिक्वेस्ट इसमें हो कृपया उसे यहां बैठने दो, तो जैसा ये फॉर्मूला है उसी के अनुसार अनुवाद होगा। कृपया शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आप लिख देंगे, बोल देंगे, अथवा सबसे लास्ट में भी बोल सकते हैं जैसा कि बताया गया। जैसे कृपया उसे यहां बैठने दो, तो प्लीज लेट हिम सिट हियर, और अगर निषेध हो उसे यहां मत बैठने दो, तो डोंट लेट हिम सिट हियर। इस प्रकार आप लेट के द्वारा वाक्य का निर्माण करेंगे अथवा लेट की सहायता से वाक्य का अनुवाद करेंगे, जैसा कि आपको एक फार्मूला के अनुसार बताया गया। अब जैसे कि दूसरा एक उदाहरण दे दिया जाए, मुझे अपने कमरे में सोने दो। इस प्रकार देखिए मुख्य क्रिया सोना है, लेकिन उसके साथ दो का प्रयोग। तो ऐसे ही वाक्यों का अनुवाद हम लेट की सहायता से करते हैं, अर्थात इसकी शुरुआत, वाक्यों की शुरुआत लेट से करते हैं, जिसमें मुख्य क्रिया भी हो और दे दो दीजिए भी लिखा हो अथवा बोला गया। तो मुझे अपने कमरे में सोने दो, पुनः इसी सूत्र को फॉलो करें, इसी फार्मूला को फॉलो करें। जैसे लेट
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ मुझे, ऑब्जेक्टिव केस में लेट मी, फिर वर्ब फर्स्ट सोना स्लीप, लेट मी स्लीप, अपने कमरे में। आपको बताया गया कि अपना शब्द अगर ऐसे वाक्यों में आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में, तो आप हमेशा योर ही लिखेंगे, क्योंकि हमेशा सेकंड पर्सन यू से ही बात हो रही है, इसलिए योर का ही प्रयोग किया जाएगा। इन योर रूम, हो गया लेट मी स्लीप इन योर रूम। इसमें अगर रिक्वेस्ट करना हो तो प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं, प्लीज लेट मी स्लीप इन योर रूम। इस प्रकार ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लेट की सहायता से करते हैं। आइए इस फार्मूला को फॉलो करते हैं। अब अगर वाक्य में हमें शब्द हो, जैसे हमें वहां जाने दो, अथवा जाने दो, अथवा जाने दीजिए, तो पुनः वह तरीका आप यहां से पहचान कर लिए कि जाना भी मुख्य क्रिया, उसके साथ दे दो दीजिए, इसका मतलब हमें लेट के साथ वाक्य को बोलना है, लिखना। लेट अस, हमें का ऑब्जेक्टिव केस अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, लेट अस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रखा गया, क्रिया का नंबर आया गो, लेट अस गो ऑब्जेक्ट देयर, लेट अस गो देयर। अगर फॉरवर्डिंग में करना है, निषेधात्मक वाक्य है, तो डोंट नेवर का प्रयोग आगे हो सकता है। इसी प्रकार रिक्वेस्ट वाला वाक्य तो प्लीज का प्रयोग हो सकता है आदि। अब किसी किसी वाक्य में आप देखते होंगे, सुनते होंगे, आओ हम बोला जाता है, आओ हम यहां बैठें। अब देखें, अब इसमें यहां एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, अर्थात बैठने क्रिया शब्द जो है बैठना, उसके साथ दे दो दीजिए नहीं आया, तब भी या लेट की सहायता से इस वाक्य को हम बोलेंगे और लिखेंगे भी। तो इसका मुख्य पहचान हो गया, आओ हम अगर हो तब भी प्रस्ताव किया गया, उस स्थिति में भी हम लेट का ही प्रयोग करेंगे। तो लेट अस, उसके बाद वर्ब सिट हियर, लेट अस सिट हियर, आओ हम यहां बैठें। अथवा अगर होता कि हमें यहां बैठने दो, तब भी यही अनुवाद होता। और अगर ऐसा प्रपोज किया गया कि आओ हम यहां बैठे, उस स्थिति में भी लेट की सहायता से ही वाक्य का अनुवाद किया जाएगा, लेट की सहायता से ही वाक्य को बोला जाएगा, लेट अस सिट हियर। तो आपको यहां क्लियरली मालूम हो गया होगा कि मुख्य क्रिया के साथ दे दो दीजिए हो, उस स्थिति में हम लेट की सहायता से वाक्य का अनुवाद करेंगे, वाक्य को बोलेंगे। अथवा वाक्य में आओ हम वाक्यांश हो, उस स्थिति में भी हम लेट की सहायता से ही वाक्य को बोलेंगे, लिखेंगे। इस प्रकार आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को कई हेडिंग के माध्यम से समझाया गया, बताया गया। आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड, आपको समझ में आया होगा और आप इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। जैसा कि कॉलोक्वियल लैंग्वेज में भी, बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है,
जैसा कि घर पर भी किसी चीज़ को देने लेने अथवा आदेश देना लेना, सलाह देना लेना आदि में इसका प्रयोग होता है। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस का इम्पोर्टेंस बहुत है। इसे आपको भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि यह बोलचाल की भाषा में बहुत उपयोगी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।